आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के सैम्पल पेपर को सोल्व आउट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीबीएसई के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में हम उनको सोल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, इन वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा है तो इंटेंसिटी जो आ रही है वो के यूनिट आ रही है। इंटेंसिटी जो आ रही है एट ए पॉइंट वो कितनी यूनिट आ रही है? के यूनिट आ रही है। आपको क्या नहीं करना है, फाइंड द इंटेंसिटी व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 3। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 हो जाए तो उस केस में इंटेंसिटी कितनी आएगी ये निकालना है। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो हमारे पास के यूनिट है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो इसको सॉर्ट आउट करें। आंसर कुछ रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता हो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो, इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला कराया गया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 4I0 cos स्क्वायर 5/2। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रहता है I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। फाई क्या रहेगा? फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? देखो, आपको जब ये पाथ डिफरेंस लैम्बडा गिवन है तो इंटेंसिटी के यूनिट है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि फाई = 2π/λ इंटू क्या होता है? x होता है। 2π/λ इंटू x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो आपको निकालना है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस गिवन है आपको लैम्बडा, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/λ इंटू में कितना आ जाएगा? x की वैल्यू लैम्बडा रखेंगे और लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2π आ गई ना। तो इंटेंसिटी जो हमारे पास 2π फेज डिफरेंस के लिए के यूनिट दे रखी है, तो इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा इसके अंदर, तो I की वैल्यू तो रखेंगे के यूनिट। 4I0 आपका एज इट इज रहेगा इंटू में कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी है? 2π/2। कोस स्क्वायर 2π/2 आ जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई कितनी? 4I0 इंटू में कोस स्क्वायर पाई। और कोस पाई की वैल्यू क्या रहेगी? -1, क्योंकि कोस 180 -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई? 4I0 आ गई। ये के की वैल्यू आ गई 4I0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 है, अगर लैम्बडा बाई 3 है तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 है तो उसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे? पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2π/λ इंटू में कितना आ जाएगा? लैम्बडा बाई कितना आ गया? 3। लैम्बडा बाई 3 आ गया। ये लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 2π कितना आ गया? 3 आ गया। और 2π/3 आ गया तो ये कितना डिग्री हो गया? that is equal to 120। 180/3 60 × 2 120 डिग्री आ गया। अब हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही यूज करेंगे 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहां से इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 4I0 इंटू में कोस स्क्वायर फाई कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री है और 120 डिग्री डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई 4I0 cos स्क्वायर 60 डिग्री आ गई। 4I0 cos स्क्वायर 60। तो इसको आप सोल्व आउट करते हैं तो I = आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 60 कितना रहेगा? cos स्क्वायर 60 कितना रहेगा? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया? 1/4। तो 1/4, 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। तो क्या ये हमारे पास I0 के इक्वल आ गया? इंटेंसिटी I0 के इक्वल आ गई। बट वी नो दैट फ्रॉम दिस रिलेशन I0 = कितना है? K/4। तो ये इंटेंसिटी आपकी I0 की वैल्यू K/4 आ गई, तो ये इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी? K/4। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि अगर आपका फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 हो जाता है, अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 हो जाता है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आपकी 120 डिग्री आ गई, और 120 डिग्री आ गई तो उससे मैं इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K/4 आ जाएगी। तो ओरिजिनल इंटेंसिटी के यूनिट थी जब लैम्बडा वेवलेंथ थी, अब इंटेंसिटी हमारी क्या आ गई है? K/4 आ गई है जब वेवलेंथ कितनी हो गई? लैम्बडा बाई 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन है, आपको सर्किट गिवन है, दिस इज डायोड, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर डायोड, ये आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, और ये आपको 6 वोल्ट गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है, ये पॉइंट आपको ए गिवन है, बी है, सी, डी, ई एंड एफ। फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। आपको सर्किट गिवन है ये, इस सर्किट में आपको करंट निकालना है, इस 1 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा। अगर ये हमारे पास दो डायोड दे रखी है, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, एंड D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड्स, तो ये अगर आइडियल डायोड होंगी तो आपको ये निकालना है कि करंट कितना रहेगा, इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको निकालना है। तो ट्राई करें, कितना है, 2 एम्पियर, आपका भी 2 है। आपको टोटल करंट निकालना है 1 ओम के अक्रॉस, तो 2 एम्पियर है। यस, तो कैसे किया, देखो ये आपने, ये पी टर्मिनल और ये क्या है एन, दिस इज एन एंड दिस इज पी। तो अगर आप चेक करोगे इसमें, तो डायोड D1 जो है वो कौन सी बायसिंग के अंदर है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, फॉरवर्ड में, क्योंकि पॉजिटिव पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड एन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हम ये कहेंगे कि डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, और जो हमारे पास डायोड D2 के अंदर एन जो टर्मिनल है वो पी पॉजिटिव से कनेक्ट है और पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि डायोड कौन सी बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में। अब ये दोनों ही डायोड आइडियल डायोड दे रखी है। आइडियल डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, यानी कि 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, यानी कि इसका 0 रेजिस्टेंस होगा। और रिवर्स बायसिंग में यही डायोड, रिवर्स बायसिंग के केस में यही डायोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, इन्फिनिटी। ये आइडियल डायोड की पहचान होती है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली डायोड तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, नीचे वाली डायोड क्या है, रिवर्स बायसिंग में है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब इस पोर्शन में से जो डीसी पोर्शन है इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। केवल करंट आपका कहां से फ्लो करेगा, ई से आपका जाएगा ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से एफ की तरफ, और वापस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप कैसे करेंगे, तो टोटल जो करंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला रहेगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाई कितना रहेगा, आर। अब वोल्टेज कितनी है, 6, तो वोल्टेज तो 6 हो गई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 1, बिकॉज 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, और सीरीज में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू सोल्व होकर के कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता हूं कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या आंसर रहेगा, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी। वेरी सिंपल है, ओम्स लॉ लगा दें, ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, V = IR। अब I हमारे पास आया 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 2 वोल्ट आ गया। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन, आपको ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ आपको गिवन है, ये आपको ग्राफ गिवन है, दिस इज मेटल B एंड दिस इज मेटल A।
एंड ये ग्राफ आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे म्यू है, इस साइड है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, और यहां पे आपको गिवन है माइनस का फाई नॉट बाई ई, यहां पे वैल्यू गिवन है माइनस का फाई नॉट डैश बाई ई, और ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड दिस इज म्यू नॉट डैश एंड दिस इज म्यू नॉट। क्वेश्चन में आपको गिवन है म्यू नॉट डैश इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ कर रखा है विच ऑफ द टू मेटल्स ए एंड बी हैज हायर वर्क फंक्शन। पहले तो ये पूछ रखा है कि हायर वर्क फंक्शन कौन से का है, हायर वर्क फंक्शन कौन से का है, हायर वर्क फंक्शन, और दूसरा आपसे पूछ रखा है व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ से, स्लोप ऑफ द ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ये दो पॉइंट आपको निकालने हैं। ग्राफ गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन से मेटल के लिए ए और बी में से किसके लिए हायर वर्क फंक्शन रहेगा, और दूसरे पार्ट में बताना है कि स्लोप जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मनीष वर्क फंक्शन तो इसका सर है म्यू नॉट डैश का, म्यू नॉट डैश का क्यों, इसमें जो जेड एनर्जी की रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होती है जो इंजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए ज्यादा। यस, देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे इस ग्राफ के अंदर तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, ये मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है म्यू नॉट डैश। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेटल ए के लिए या मेटल बी के लिए, मेटल ए के लिए, मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसका वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, है ना। तो यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला रहता है उसका फॉर्मूला रहता है एच इंटू में म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट ज्यादा है तो ये वर्क फंक्शन फाई नॉट डैश की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा आएगी, और फाई नॉट जो हमारे पास वो कितना है एच म्यू नॉट है, तो हम ये चेक करेंगे कि फाई नॉट डैश की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है फाई नॉट है ना। तो ये फाई नॉट डैश किसके लिए है हमारे पास, ए के लिए या बी के लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा ए, और जो फाई नॉट ये किसके लिए है बी, तो किसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी, ए के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू बी, क्योंकि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी उसका वर्क फंक्शन हायर रहेगा। तो आपका फर्स्ट वाले केस में आंसर क्या रहेगा, ए है, ए के लिए आपका वर्क फंक्शन क्या रहेगा, ज्यादा जाएगा, मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू रहती है टेंजेंट थीटा की, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये देखो हमारे पास सपोज किया दिस इज थीटा 1 दिस इज थीटा 2, तो इसमें अगर आप परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के, और जो बेस वो किसके इक्वल है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बेस है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा रहेगा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी v बाई म्यू, v बाई म्यू, और v बाई म्यू रहेगा तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे h बाई e। तो यहां से हमारे पास जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है h बाई ई। h क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और e क्या है यहाँ पे चार्ज, e की वैल्यू कितनी रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलिए रे, तो यहाँ पे आप रेशो लोगे दोनों का तो स्लोप जो आएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा, और वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल v है और बेस कितना है फ्रीक्वेंसी है, तो v बाई म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा h बाई ई। क्लियर है, क्योंकि आपको v और म्यू वाले ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो h बाई ई के इक्वल होता है, क्योंकि आपने आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से बन रहा है ये, क्योंकि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच म्यू इज इक्वल टू क्या रहता है 5 प्लस कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी,
और इसको आप लिखते हैं तो एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, ई वी। तो यहाँ से ई वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एच म्यू माइनस का कितना आ गया 5, और वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एच बाई ई म्यू माइनस का कितना आ गया 5 बाई ई। इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। तो ये जो m जो है वो किसके इक्वल आया है, h बाई ई। तो मैंने वही तो रखा है वहाँ पे, h बाई ई के इक्वल रखा है। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है v और म्यू के बीच में तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, h बाई ई को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए रे आइए बच्चों, कितने क्वेश्चन करा दिए, तीनों समझ में आ गए, याद आस्था ही दोबारा से। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी चीज है ना। अगर आप बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है रेगुलर इंटरवल्स में। जो आपने एक वीक में जो पढ़ा है उससे पिछले वीक में जो पढ़ा है, यानी कि हर वीक के अंदर उसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स का कर लें, क्वेश्चंस का कर लें, तभी वो चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये फोर्थ है, फोर्थ। व्हाट इज मोबिलिटी give its SI unit and find its expression in terms of relaxation time। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ही। तो आप मोबिलिटी के बारे में कुछ पता है, यस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको म्यू से नोट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है वी डी बाई ई। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एसआई यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मीटर बाई सेकेंड इंटू कूलम बाई न्यूटन, तो सोल्व करने पे कितना आ गया, मीटर कूलम सेकेंड माइनस 1 न्यूटन माइनस 1। क्लियर है, दिस इज द एसआई यूनिट फॉर दी मोबिलिटी। बट आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोबिलिटी का रिलेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है ई टो बाई एम, ई टो बाई एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे वी डी बाई ई ले जाते हैं, इसी को नीचे ले जाओ तो क्या हमारे पास ई टो बाई कितना आ गया एल, एंड दिस इज कॉल्ड ए मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, तो जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। अब सभी का एवरेज लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस इज द टो से नोट करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is given by V is equal to 140 sin 314t is connected across a pure resistor of resistance 50 ohm. Find, first point है frequency of the source, और सेकेंड पॉइंट है RMS करंट थ्रू द रजिस्टर, yes, this is the question।
यस, क्या आंसर है? 50 हर्ट्ज। और नहीं निकाला। आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। देखो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये ओमेगा होता है ना, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो आरएमएस करंट और ये ओमेगा निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी निकालें। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ओमेगा इज गिवन 314। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, यानी कि 3.14 इंटू कितना आ गया, एफ आ गया, है ना। अब 3.14 एफ आ गया, ओमेगा आपको इतना गिवन है, तो ये वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी 314 इज इक्वल टू 314 बाई 100 इंटू एफ आ गया। ये इससे कैंसिल आ गया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज आएगी। कहाँ पे 2 रह गया, यस। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, दिस इज आल्सो कितनी आ जाएगी 2 दिस इज 50, यानी कि 2 यानी कि सिंपली कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू में 2 रखेंगे और इससे कैंसिल होकर के हमारे पास 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। अब निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट कैसे निकलेगा, देखो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज बोलते हैं। और पीक वोल्टेज कितनी होती है वी नोट, वी नोट कितना है 140 वोल्ट। रजिस्टेंस कितना है आपका 50 ओम। तो आई नोट की वैल्यू कितनी आएगी वी नोट बाई आर, वी नोट बाई कितनी आएगी आर। अब वी नोट तो हमारे पास 140 हो गया और ये 50 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 पॉइंट कितना आ गया 8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर आ गया। इसको आप सोल्ड आउट करोगे तो 5 टू द 10 और ये 0.8, तो 2.8 एम्पियर आ गया। ये करंट कौन सा है पीक वैल्यू, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस क्या वैल्यू आ जाएगी, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। तो आई नोट आपके पास 2.8 है और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1.4, नियर बाई ले लेते हैं 1.4, तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर है, कोई डाउट है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है।